हाय क्लास, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर इन एसी एनालिसिस। ठीक है, इस वीडियो में क्या है कि देखिए, अभी तक हमने जो है पावर जो है बहुत बार यूज़ किया, लेकिन उसको एक वीडियो में सेपरेटली अलग से डिस्क्राइब नहीं किया, जिसमें क्या है कि कन्फ्यूजन जो है काफ़ी बच्चों को हो रहा है। जितने स्टूडेंट हैं वो जो है कन्फ्यूज रहते हैं इस चीज़ में कि वाट क्या है, VAR क्या है, VA क्या है, कॉम्प्लेक्स पावर क्या है, ट्रू पावर क्या है, अपरेंट पावर क्या है, एक्चुअल पावर क्या है। तो देखो, जो हमारी एक्टिव, रियल, एक्चुअल, इफेक्टिव और ट्रू पावर, ये सारी पावर हम वाट की ही बात कर रहे हैं। जो हम पावर हम वाट में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट है वाट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक, और ये वही पावर है जो हमारे एक्चुअल में हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे यूज में आ रही है। ठीक है, अगर हम बल्ब की बात करें, बल्ब में जो पावर हीट प्रोड्यूस कर रही है, जितनी भी पावर हीट में कन्वर्ट हो रही है, वो मेरी सारी रियल पावर है। ठीक है, उसके बाद करते हैं रिएक्टिव पावर की। रिएक्टिव पावर यानी इमेजिनरी पावर, ये वो पावर है जो इस्तेमाल में तो आ रही है, लेकिन हमारे लिए कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही है। हमारे जो है पर्टिकुलर हमको सीधी सीधी नहीं दिख रही है, सीधी सीधी नहीं दिख रही है हमको कि ये जो है क्या इस्तेमाल में आ रही है। देखिए, जैसे एक मशीन है, मोटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक मोटर है, मोटर जो है हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, वो मोटर जो है हमको मैकेनिकल एनर्जी देगा। ठीक है, यानी कि मोटर क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने अगर मोटर पे 1000 यूनिट पावर दी, तो उसमें से सिर्फ 900 यूनिट या 950 यूनिट जो है मुझे आउटपुट पे मैकेनिकल पावर मिल रही है। बीच में जो है 50 यूनिट है वो मेरी जो है खर्च हो जा रही है। ठीक, अब अगर मैं लॉस काउंट करता हूँ तो लॉस मेरा 50 यूनिट का नहीं आ रहा है, लॉस उससे कम का आ रहा है, 10 यूनिट का लॉस आ रहा है। तो बाकी के जो 40 यूनिट है, ठीक है, वो कहाँ पे मेरी खर्च हो रही है? वो एक्चुअली खर्च हो रही है उस चीज़ में जो उस मशीन को रन करा रही है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बन रहा है। ठीक है, जो उसके अंदर जो है वाइंडिंग के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मोटर को रन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड उसमें चाहिए होता है। क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ क्या कहता है उसका मोटर के लिए, लेफ्ट हैंड रूल के ही कहता है ना, कि उसके लिए उसको मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, उसके लिए उसको करंट भी चाहिए, उसके लिए उसको फोर्स भी चाहिए। ठीक है, मतलब दो चीज़ें रहेंगी तो एक चीज़ उसको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो फोर्स प्रोड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट तो देना पड़ेगा। अब करंट हम मोटर को दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड उसमें कहाँ से बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते हैं करंट की मदद से, उसमें वाइंडिंग लगाते हैं, उससे उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो मैग्नेटिक फील्ड आउटपुट नहीं दे रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड मोटर को रन कराने के लिए जरूरी होता है। तो वहाँ पे मेरी खर्च होती है ये रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर अगर इंडक्टिव है तो इंडक्टिव को खर्च करने के लिए मुझे कैपेसिटर से पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर कैपेसिटर वाली है, कैपेसिटिव पावर चाहिए, तो हमको उसको इंडक्टर से देते हैं। इसी वही हम देखेंगे पावर फैक्टर वाली चीज़ में भी, कि कैसे वो हम जो है बैलेंस कर रहे हैं कैपेसिटर से, कैपेसिटर बैंक से जो है इंडक्टिव पावर को। ठीक है, इसके बाद है हमारी अपरेंट पावर, जिसकी यूनिट है VA, इसकी यूनिट आती है मेरी VAR, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। ठीक है, दूसरी है मेरी अपरेंट पावर। अपरेंट पावर मेरी जो है टोटल सम है एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर का। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम करके जो मेरी पावर बनी, ये S इक्वल्स टू P² प्लस Q² का अंडर रूट। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड बना टोटल मेरे पावर का, वो उसको मैं कहलाऊंगा मैं क्या, अपरेंट पावर, जिसकी यूनिट है VA। ठीक है, वहीं पे मेरी एक कॉम्प्लेक्स पावर भी है, जो कि इसी का ही सब्स्टिट्यूट है, जिसको हम कह सकते हैं इसकी यूनिट भी VA ही है, लेकिन जब मैं पावर को उसके एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ लिखता हूँ, S इक्वल्स टू P प्लस JQ। ठीक है, प्लस माइनस JQ, क्योंकि पावर रिएक्टिव पावर कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों हो सकती है। ठीक है, प्लस माइनस JQ की फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैं इसको जो है वेक्टर की फॉर्म में, अब मैं इसको क्या कहूँगा, ये कॉम्प्लेक्स पावर है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस Q है, प्लस है Q है मेरा इंडक्टिव पावर के लिए, इंडक्टिव पावर, और माइनस Q है मेरा कैपेसिटिव पावर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है। इसके अलावा अगर हमें जो है P का S के साथ रिलेशन और Q के साथ रिलेशन निकालना है, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा रूल है, जो हमें क्या बताता है कि साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है,
तो साइन फाई आ गया मेरा कितना, परपेंडिकुलर क्यों है, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी एस, तो यहाँ से मेरा क्यों निकल गया कितना एस साइन फाई। ऐसे मैं पी निकालूंगा तो पी क्या होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पी लिख ही देता हूँ, cos फाई इक्वल्स टू पी अपॉन एस, और पी आ गया मेरा कितना एस कोस फाई। ठीक है, वहीं पे मेरा जो एपरेंट पावर है वी ए, इसकी यूनिट है वी ए, यानी कि एस इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो P कितना हो गया S cos फाई वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, और क्यों आ गया S साइन फाई, तो क्यों हो गया मेरा वी आर एम एस और आई आर एम एस कोस फाई। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, यहाँ पे साइन आएगा भाई, गड़बड़ कर दी। ठीक है, ये तीनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए मेरी टोटल पावर मैंने इतनी प्रोवाइड की, लेकिन उसमें से सिर्फ इतना पार्ट ही मुझे आउटपुट पे मिला। इतना पार्ट मतलब जितने कोस थीटा की वैल्यू होगी सिर्फ उतना पार्ट मुझे आउटपुट पे मिला, बाकी मुझे जो है मेरे इमेजिनरी पावर में खर्च हो गया। यही तो बात है, क्योंकि ये पूरा एस है। अगर मेरा ये कोस फाई की वैल्यू 1 हो जाए किसी तरीके से, तो मुझे जितनी मैं आउटपुट इनपुट पे पावर दूंगा मुझे सेम आउटपुट पे पावर मिल जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है कि कोस फाई मेरा जो है 1 नहीं है तो क्या है। ठीक है, तो कोस फाई यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंट करता है क्या, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब ये वो फ्रैक्शन है जो मुझे बताता है कि मेरे आउटपुट पे मुझे इनपुट पावर का या फिर अपेरेंट पावर का कितना परसेंटेज मिल रहा है या कितना फ्रैक्शन ऑफ मिल रहा है। अगर मैं इसको 100% को 1 कंसिडर करता हूँ, तो मैंने कहा कि मेरा पावर फैक्टर अगर 0.8 है, इसका मतलब ये है 0.8 पावर फैक्टर होने का मतलब ये है कि मुझे आउटपुट पे जो मेरी पावर वाटेज में मुझे मिल रही है वो अपेरेंट पावर की, वो मेरी अपेरेंट पावर की कितनी है 80% मुझे मिल रही है। अगर मेरा 0.8 पावर फैक्टर, अगर 0.9 पावर फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे आउटपुट पे जो पावर मिल रही है वाटेज में, वो मुझे अपनी टोटल पावर की 90% पावर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि मेरा पावर फैक्टर एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है और क्या चीज़ है, और क्यों हम जो है पावर फैक्टर को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर जो है यूनिटी रहे। देखिए एक बार समझ लेते हैं, पावर फैक्टर यहाँ पे 1 है, एक स्केल बना लेते हैं। स्केल सही से लग रहा है क्या ये? ठीक है, यहाँ पे मेरा पावर फैक्टर है 0 ZERO कैपेसिटिव। ठीक है, यहाँ पे मेरा पावर फैक्टर है 0 इंडक्टिव। जहाँ पे पावर फैक्टर 1 है, यहाँ पे सर्किट है मेरा प्योरली रजिस्टिव। ठीक है, इससे इस तरफ 0.9, 0.8, 0.75, 0.7, 0.65, 0.6 करके ये घट रहा है। इससे इधर भी ये घट रहा है। ठीक है, अब देखो, जब हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ा था, तो देखो हमको एक चीज़ पता है कि R तो R है ही। एक्सल का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो था हमारा 2πfl, और XC का फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था वो था हमारा 1/2πfc। ठीक है, तो जब सर्किट में मेरी फ्रीक्वेंसी कम होती है, कम फ्रीक्वेंसी मतलब हम 0 से शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी मेरी स्टार्टिंग में 0 थी, तो एक्सएल की वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि F0 तो ये पूरा 0। लेकिन अगर XC की वैल्यू, अगर मैं F की वैल्यू 0 रखूँगा तो 1/0 कितना हो गया, इनफाइनाइट।
तो मेरा पूरा का पूरा सर्किट जो क्या कितना होगा, प्योरली कैपेसिटिव होगा। प्योरली कैपेसिटिव होने का मतलब क्या है कि सारा सारा तो एक्सी इतना बड़ा हो गया कि वो इन्फिनिटी के बराबर जा रहा है। तो मेरा पूरा सर्किट कितना हो गया, प्योरली कैपेसिटिव हो गया। और वो इस टाइम पे पावर फैक्टर कितना शो करेगा, 0 पावर फैक्टर शो करेगा और कैपेसिटिव पावर फैक्टर शो करेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्सी की वैल्यू कम होगी, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और जो इम्पिडेंस ट्राइंगल है वो क्या कहता है कि एक तरफ आर है, एक तरफ मेरा एक्सएल है, एक तरफ मेरा एक्सी है। ठीक है, जैसे जैसे मेरा एक्सएल बढ़ता रहेगा और एक्सी मेरा छोटा होता रहेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को कट आउट करने के बाद रिजल्टेंट जो बचेगा मेरा वो यही तो बचेगा, एक्सी माइनस एक्सएल। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, रेजिस्टेंस तो अपना एज इट इज फिक्स है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पावर फैक्टर है ये 0.0 से लेके इम्प्रूव होता रहेगा। कभी पहले 0.5, 0.6। ठीक है, फिर एक तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हम क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो सिस्टम है उन्होंने कहा कि देखो हम जो है ऐसे जो है फ्रीक्वेंसी को हर चीज़ के लिए अलग से चेंज नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर दिया कि 50 हर्ट्ज़ की ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उससे न कम ना ज़्यादा। इंडिया में 50 हर्ट्ज़ सबको मिल रही है, तो तुम्हें भी 50 हर्ट्ज़ मिलेगी, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। ठीक है, तो और कौन सा तरीका है कि हम फ्रीक्वेंसी को पावर फैक्टर को जो है मेंटेन कर सकें। देखो नॉर्मली जो है कैपेसिटिव पावर फैक्टर हमारा कम रहता है। कैपेसिटिव कम क्यों रहता है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रैक्टिकल लोड्स देखे जाते हैं, प्रैक्टिकल अप्लायंसेज हम जितने भी घरों में देखते हैं, वो सब में क्या होता है, कोयल लगी होती है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सबके सब मेरा इंडक्टिव पावर सप्लाई करते हैं। इंडक्टिव पावर होगा तो पावर फैक्टर मेरा मैक्सिमम केसेज में मुझे इंडक्टिव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इंडक्टिव को मुझे जो है कट आउट करके क्या करना है, उसको यूनिटी की तरफ लाना है। तो मैं क्या करूँगा, उसको अगर मेरा एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्सी लगाऊंगा। एक्सी लगाने का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कैपेसिटेंस तो बड़ा कर सकता हूँ ना, है ना। कैपेसिटर अलग साइज का लगा सकता हूँ, कैपेसिटर चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं कैपेसिटर चेंज कर दूँ तो मेरा एक्सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक्सी की वैल्यू मैं इस तरीके से चेंज करूँ कि मेरा जो है एक्सी की वैल्यू बढ़ जाए। एक्सी की वैल्यू जितनी बढ़ेगी वो मेरी एक्सएल की वैल्यू को कट करेगी, और कट करने से क्या होगा, मेरा रिजल्टेंट पावर मेरी आर मुझे मिलेगी। और जितना पावर फैक्टर 1 होगा उस टाइम पे जो मेरा देखो क्या था, मेरा जो मेरी आउटपुट थी वाटेज में पावर, वो क्या थी मेरी एस कोस फाई। मतलब अगर मेरा पावर फैक्टर 1 हो जाएगा कभी भी, तो मेरी जो अपरेंट पावर है, वो टोटल पावर है, वो ट्रू पावर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यही तो चाहते हैं हम। अगर हम यही चाहते हैं तो पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। अब बहुत से बार जो है कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि यार एक कैपेसिटर से हमारा जो है सिस्टम बढ़िया हो रहा है, तो एक काम करते हैं 4 लगा देते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जो है पावर फैक्टर को मेंटेन कर रहे हैं, आप पहले से ही पावर फैक्टर 0.8 पे था, आपने जो एक कैपेसिटर इंक्रीज किया, कैपेसिटेंस की वैल्यू कम कर दी, उसके जो है सीरीज में आपने कैपेसिटर लगाया, सीरीज में लगाने से क्या हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू कम कर दी। कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हुई तो एक्सी की वैल्यू आपकी बढ़ गई। एक्सी की वैल्यू जैसी बढ़ी तो पावर फैक्टर आपका थोड़ा इंप्रूव हो गया। जैसे पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ वो जो है लगभग यूनिटी पे आ गया, या फिर ये कह लीजिए यूनिटी पे ही आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर फिर से आप जो है कैपेसिटर उसके सीरीज में लगाते हैं तो वो जो है बढ़ेगा नहीं और पावर को कम करने लगेगा। ठीक है, तो हमारा काम ये है कि हम पावर फैक्टर को यूनिटी तक मेंटेन करके रखें। यूनिटी से आगे वो 2 नहीं हो जाएगा, वो उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को सीरियसली समझे। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कुछ लोगों को जो है एक कैपेसिटर की जगह 3-3 कैपेसिटर, 2-2 कैपेसिटर जो है उसमें लगा के रखते हैं। हालांकि वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर नहीं है, वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है, उसके बावजूद भी ये हाल है। ठीक है, ये सब बेवकूफ़ियत है, उस चीज़ में ना पड़े। ठीक है, तो कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर बैंक होता है एक्चुअल में। लेकिन अभी क्या है, जो जैसे जैसे हम धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्विच होते जा रहे हैं, तो देखो हमारी जो ट्यूबलाइट है, पहले ट्यूबलाइट आती थी उसमें चौक कॉइल लगती थी जो कि हाईली इंडक्टिव होती थी। लेकिन ट्यूबलाइट को हमने जो है एलईडी से रिप्लेस कर दिया। एलईडी हमारी रजिस्टिव होती है, तो उसमें हमें चौक कॉइल नहीं होती, तो उसमें हमें फिर कैपेसिटर की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, अगर उसकी आप सर्किटरी खोल के देखो तो आपको उसमें एक छोटा कैपेसिटर देखने के लिए मिलेगा। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ पर हम रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एज ए फिल्टर वो काम कर रहा है। क्योंकि एलईडी हमारी डीसी पे काम करती है और हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो हमारी एसी की आती है। हालांकि अलग चीज़ है, उसको हम डिटेल में जब देखेंगे, एलईडी बनाना सीखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, जब रेक्टिफायर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, हम इस तरीके से जो पावर फैक्टर मेंटेन कर सकते हैं। पावर फैक्टर क्या है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए डिफाइन पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर इज द रेशो ऑफ क्या बोलते हैं, ट्रू पावर टू द अपरेंट पावर। देखो यहाँ से अगर मैं पावर फैक्टर निकालूँ तो P/S, P
P क्या है मेरा ट्रू पावर, S क्या है मेरी टोटल पावर या फिर एपरेंट पावर। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या है मेरा, पावर फैक्टर मेरा अनुपात है, किसका अनुपात है, ट्रू पावर और एपरेंट पावर का। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है, या फिर इस तरीके से आप बता सकते हैं कि मेरी टोटल सप्लाइड पावर में से, टोटल मेरी सप्लाइड पावर में से कितनी पावर मेरी वाटेज के रूप में मुझे जो है आउटपुट पे मिल रही है, उसको मैं कहूँगा क्या, उसके रेशो को मैं कहूँगा पावर फैक्टर। ठीक है, मैंने जितनी पावर दी उसमें से कितनी मुझे मिली, वो ऊपर जितनी मिली, जितनी मैंने दी वो नीचे। ठीक है, ये चीज़ बताती है हमारी पावर फैक्टर। ठीक, एक हमारा स्पेशल केस बचा हुआ रह गया था रेजोनेंस का केस, और उसमें जो बैंडविड्थ वगैरह हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो हम बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर जो है मेंटेन करना पड़ता है और रेजोनेंस की क्या क्या स्पेशलिटी होती है।